हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है हमारे सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा, इस समय हम लोग अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और अनसॉल्व पेपर में हम लोग 2020 का सेट नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। सेट नंबर 2 में हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट तक पहुंच चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ग पार्ट पे आ जाएंगे, यानी थर्ड पार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, आइए जरा जानते हैं इसका ग पार्ट क्या है। ग पार्ट को ध्यान देते हैं। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए और उनकी व्याख्या कीजिए। मैंने आप सबको पढ़ा रखा है धाराओं के वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने धाराओं के वितरण संबंधी किरचॉफ के 2 नियम दिए थे। पहले नियम को हम लोग कहते हैं संधि का नियम और दूसरे को हम लोग कहते हैं वोल्ट का नियम या पास का नियम। तो किरचॉफ का जो संधि का नियम है उसमें बड़ा कॉमन सा लॉ था, आप सबको मैंने पढ़ा रखा है, ध्यान होगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, और ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। दूसरे नियम में मैंने आपको बताया था कि किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, और सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E। और ये किसके लिए संरक्षण पर आधारित है? ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो सभी बच्चे अपने नोट से किरचॉफ लॉ को पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के घ पार्ट में। ये 4th का घ है और ये 4th का घ। 4th के घ में कहा गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। बच्चों, मैंने आप लोगों को फैराडे के लॉस पढ़ा रखे हैं, सबको पता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, जिसमें कहा गया था कि पहला जो नियम था हमारा कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। इज इट राइट? दूसरा जो नियम था हमारा किरचॉफ का, जो प्रथम नियम है इसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, जो फैराडे का जो दूसरा नियम है वो हमारा है लेंज का नियम। उसे हम और किस नियम से भी जानते हैं? उसे हम लेंज के नियम से भी जानते हैं, जिसमें कहा गया था कि किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है वो सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है। इट्स राइट। और ये लेंज का नियम भी कहलाता है, फैराडे का दूसरा नियम भी कहलाता है, और आप सबको पता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो ये बेटा तुम्हारा घ नंबर हो गया। और इसमें कहा गया है प्रणालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको प्रणालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला ड्राइव कराया था, उसको आप फिर से अपने नोट से ड्राइव करें। और अगर आपको ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको मैं दोबारा से फिर से करा दूंगा, फिर से पढ़ा दूंगा। इट्स ओके, जिसमें आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आइए इसके बाद हम लोग आते हैं 4 के अंगा नंबर। 4th नंबर के अंगा पार्ट में देखते हैं, लास्ट पार्ट है ये। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात दिया गया है। बेटा, अल्फा कण और प्रोटॉन के वेगों का अनुपात V1 अनुपात V2 इज इक्वल टू 1/3 दिया गया है, 1/3 दिया गया है। ये कह रहे हैं क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये विभिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, दोनों अलग अलग पाथों पर मोशन करते हैं। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी R1 अपॉन R2 का मान हमें निकालना है। तो आपको पता है कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है, सर्कुलर उसका पाथ होता है।
और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होती है? उस सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है r इज इक्वल टू mv अपॉन q। क्या होता है? r इज इक्वल टू mv अपॉन q। अगर बेटा हम इस फार्मूले का यूज करें और इससे हम r1 की वैल्यू निकालें, दैट इज सबसे पहले अल्फा पार्टिकल की रेडियस फाइंड करें, तो r1 इज इक्वल टू ये m1 हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा, ये q1 हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र समान था इसलिए यहां पर हम b ही लिखेंगे, दैट इज हमें v1 लिखने की जरूरत नहीं। अगर हम प्रोटॉन की रेडियस फाइंड करते हैं, दैट इज r2 फाइंड करते हैं, तो ये m2 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा अपॉन q2 d हो जाएगा। तो बेटा इसको हम अगर डिवाइड कर दें तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू m1 v1 q1 v हो जाएगा, और ये हमारा रिवर्स हो जाएगा q2 v अपॉन m2 v2 हो जाएगा। चूंकि बेटा m1 अल्फा कण का द्रव्यमान है जो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 टाइम्स होता है। कितना होता है? 4 टाइम्स, यानी 4m2 के बराबर होगा। और जो चार्ज है q1 वो प्रोटॉन का 2 टाइम्स होता है, यानी 2q2 होगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, और आवेश कितना होता है? 2 टाइम्स होता है। m1 की वैल्यू हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिख देंगे 4m2, और b से भी अपना यहां से कैंसिल कर देंगे, v1 तो रहेगा ही, q2 रहेगा अपॉन q1 की वैल्यू कितनी लिख देंगे? q1 की वैल्यू 2q2 लिख देंगे, m2 रहेगा ही, और v2 ऐसे ही। ये q2 से q2 कैंसिल हो जाएगा, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2/1 आ जाएगा। v1 अपॉन v2 का मान कितना दिया गया था? 1/3। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 2:3, यानी 2:3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से v1 अपॉन v2 का मान दिया गया था 1/3। रेडियस का रेशियो फाइंड करना था, हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई किया, r इज इक्वल टू mv अपॉन q। सबको पता है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का सूत्र। इससे r1 की वैल्यू फाइंड की और r2 की वैल्यू फाइंड की। चूंकि अल्फा कण का जो मास होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, और अल्फा कण का जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। इसलिए हम लोग m1 और q1 की वैल्यूज 4m2 और 2q2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, साथ ही v1 अपॉन v2 की वैल्यू 1/3 सब्स्टिट्यूट करने पर इसका आंसर 2:3 आ जाएगा। चलिए, तो बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का अंग का सोल्यूशन हो जाता है। इज इट राइट? तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखना है। आप सभी को पता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने कौन कौन सी बातें बताई थी। रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा, तो उसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, यानी परमाणु के भीतर मैक्सिमम पार्ट होलो होता है, खोखला होता है, उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता। दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, वो धनावेशित होता है, और उसी धनावेशित भाग को हम नाभिक कहते हैं। इसकी रेडियस अप्रोक्सीमेट 10⁻15 मीटर कोटि की होती है, जबकि परमाणु की रेडियस अप्रोक्सीमेट 10⁻10 मीटर कोटि की होती है। तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि अलग अलग परमाणुओं के नाभिकों में धनावेश की मात्राएं अलग अलग होती है, यानी जिस भी परमाणु का नाभिक होगा उसमें धनावेश की मात्रा अलग अलग होगी। सभी परमाणुओं में पॉजिटिव चार्ज इक्वल नहीं होता है। अगली बात उन्होंने ये बताई थी कि जो
रदरफोर्ड का मॉडल है उसमें नाभिक और अल्फा कणों के बीच जो लगने वाला बल है वो कूलाम के नियम का पालन करता है, यानी ये कूलामी बलों का पालन करता है। तो ये उन्होंने अपने प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर बातें बताई थी और इसी आधार पर उन्होंने अपना एक मॉडल भी पेश किया था, जिस मॉडल में उन्होंने कहा था कि परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार पथों पर घूमते हैं और वृत्तीय पथों पर घूमने के लिए उन्हें अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। ये अभिकेंद्र बल उन्हें इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। मैंने पढ़ा भी रखा है आपको, मैंने फिर से रिवाइज कराया, बाकी से आप अपने नोट से एक बार फिर से पढ़ें। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है दैट इज मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उसके सोल्यूशन फिर से करूँगा। तो इस तरीके से ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के खा में, क्वेश्चन नंबर 5 के खा को जब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए इसमें उन्होंने कहा है एक NPN ट्रांजिस्टर है 10 to power -6 सेकेंड में, स्मॉल t इज इक्वल टू 10 to power -6 सेकेंड। 10 to power 10 इलेक्ट्रॉन इसमें बेटा प्रवेश करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल n इज इक्वल टू 10 to power 6, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करते हैं। ये कह रहे हैं आधार में 2% इलेक्ट्रॉन, आधार में 2% इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, टक्करों से लॉस हो जाता है उनका। तो कह रहे हैं धारांतरण अनुपात की कैलकुलेशन करनी है, धारांतरण अनुपात का मान बताना है। सबसे पहले तो बेटा धारांतरण अनुपात को हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। इसे हम धारांतरण अनुपात भी कहते हैं और इसे हम धारा लाभ भी कहते हैं, करंट गेन के नाम से भी जानते हैं। कभी पेपर में आपके करंट गेन के नाम से भी इसे पूछा जा सकता है, राइट। तो इन्होंने बोला है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग जो उत्सर्जक में ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं 10 to power 10, इनसे उत्सर्जक में कितनी धारा बहेगी, यानी पहले हम उत्सर्जक धारा का मान निकालेंगे। तो I बराबर होता है Q अपॉन T, Q इज इक्वल टू NE होता है, तो IE इज इक्वल टू हो जाएगा NE अपॉन T। N की वैल्यू बेटा कितनी है 10 to power 6, स्मॉल e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 to power -19 अपॉन टाइम कितना था 10 to power -6। ये -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, इसके साथ ऐड होकर 12 हो जाएगा, -19 से जब इसको आप एडजस्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 to power -7 आ जाएगा। 1.6 इंटू 10 to power -7 ये जाकर के ऊपर पहुंचेगा। तो ये आ जाएगी हमारी एम्पीयर, ये हमारी करंट आ जाएगी। I इज इक्वल टू NE अपॉन N की वैल्यू कितनी थी, N की वैल्यू थी 10 to power 10, N की वैल्यू 10 to power 10 थी, तो ये 16 हो जाएगा और ये इससे जब एडजस्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 to power -। अब देखिए इन्होंने कहा कि आधार में 2% इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, तो जो IB है यानी आधार धारा है वो IE का 2% मिलेगी। तो बेटा IE का जब हम 2% फाइंड करेंगे तो IE की वैल्यू थी 1.6 इंटू 10 to power -3 का 2% निकालेंगे तो 2/100, 100 का मतलब 10 की घात 2, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात 2 ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, 3 से एडजस्ट करेंगे तो -5 एम्पीयर। ये बच्चों आ गई आधार धारा और ये आ गई उत्सर्जक धारा। अब अगर आधार धारा और उत्सर्जक धारा के मान हमें पता हो गए तो संग्राहक धारा का मान आप बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। संग्राहक धारा IC इज इक्वल टू क्या होता है IE माइनस IB, तो IC इज इक्वल टू IE की वैल्यू 1.6 इंटू 10 to power -3, ये IE की वैल्यू थी माइनस IB की वैल्यू थी 3.2 इंटू 10 to power -5। इसको आप सॉल्व करेंगे
पावर यहाँ -3 एडजस्ट कर लेंगे या इसको -5 बना लें और -5 बनाकर इसके साथ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.568 इंटू 10⁻⁻। अल्फा हमें फाइंड करना है। अल्फा इज इक्वल टू होता है IC अपॉन IE। IC की वैल्यू कितनी थी? IC की वैल्यू आपने फाइंड की 1.568 इंटू 10⁻³ अपॉन और IE की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की थी? 1.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड करने पर 0.9। ये इसका आंसर है। कितना आ जाएगा? 0.98। तो बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 तक का पार्ट हमारा हो जाता है। सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे देखकर भी नोट कर सकते हैं। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सभी बच्चों ने इसे नोट कर लिया। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में LC और R यानी LCR सर्किट है जिसकी प्रतिबाधा और कलांतर हमें फाइंड करना है। सभी बच्चों को जब मैंने प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने सबको LCR परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने का सूत्र ड्राइव कराया था, प्रूफ कराया था। तो सभी बच्चे कृपया अपने नोट से इसको तैयार कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद इसी का एक ऑप्शनल पार्ट भी है जिसमें कहा गया है 5वें के गा का एक ऑप्शनल पार्ट भी है। आइए 5वें के गा का एक ऑप्शनल पार्ट भी देख लेते हैं। 5वें के गा का ऑप्शनल पार्ट क्या है उसको भी मैं देख लेता हूं, उसको भी सॉल्व करा दो। तो 5वें के गा में इन्होंने कहा है कि एक ही 10 डायोप्टर और -5 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखें। तो बेटा संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 कितने डायोप्टर है? 10 डायोप्टर है, प्लस P2 कितना है? -5 डायोप्टर है। दैट इज वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 डायोप्टर। P फाइंड हो गया। P फाइंड हो गया तो आप F भी फाइंड कर लेंगे। F इज इक्वल टू होता है 100/P। दैट इज हो जाएगा 100/5 या F इज इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ गई 20 सेंटीमीटर। इससे इन्होंने 30 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है। बहुत बढ़िया। तो U की वैल्यू कितनी बेटा हो जाएगी? -30 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी लंबाई हम लोग y1 मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। तो इन्होंने क्या बताइए इमेज कहां बनेगी? तो इमेज बनेगी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से 1/f की वैल्यू 20 हो जाएगी इज इक्वल टू 1/v। u माइनस का 30 लिखेंगे तो बेटा यहां प्लस का 30 हो जाएगा। ये 1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। यहां पे 60 एलसीएम हो जाएगा, फिर 30 माइनस 20 हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1/v हो जाएगा। तो इससे हम अगर v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 60 सेंटीमीटर v की वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें रेखीय आवर्धन पता है n इज इक्वल टू v/u। v की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 60। u की वैल्यू कितनी थी? -30। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा -2। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया तो वो लेंस उस ऑब्जेक्ट की इमेज 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनाएगा। साथ ही जो इमेज बनेगी उस इमेज की लंबाई कितनी होगी? तो उसका रेखीय आवर्धन फाइंड कर लेंगे। m इज इक्वल टू v/u से 60/-30 दैट इज m इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अगर रेखीय आवर्धन ऋणात्मक आ रहा है, माइनस चिन्ह के साथ आ रहा है, इसका मतलब है कि इमेज कैसी बनेगी? इमेज बेटा उल्टी बनेगी, यानी जिस दिशा में वस्तु रखी होगी
उसके ठीक विपरीत दिशा में इमेज बनेगी। इसका मतलब जो इमेज होगी उसकी लंबाई वस्तु की लंबाई की दोगुनी होगी और साथ ही इमेज उल्टी बनेगी। राइट। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या अपने मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसे आप सॉल्व करें। अब इसके बाद बात आती है इसके अंतिम क्वेश्चन में, घ पार्ट में आते हैं। बहुत अच्छा पार्ट है घ। इसमें कहा गया है एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों और द्रव्यमानों का अनुपात। लंबाइयों का अनुपात दिया गया है 3:2:1 और द्रव्यमानों का अनुपात दिया गया है 1:2:3। तो कह रहे हैं बताइए इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं, घर से सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अगर वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं दैट इज तो उन्हें हम अपने अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का सलूशन बताएंगे। क्वेश्चन नो डाउट बहुत अच्छा है, अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं इट्स टू बेटर, और अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो इसका सलूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद है सभी बच्चों को आज के ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। सभी बच्चे इनको अपनी कॉपी में नोट कर लें और इनकी प्रैक्टिस करें। इस तरीके से सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।